नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र और आप देख रहे हैं एक मुलाकात। एक मुलाकात में आज हमारे अतिथि हैं महावीर चक्र विजेता दिगेंद्र सिंह। दिगेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दिगेंद्र जी, महावीर चक्र मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। हर किसी को नसीब नहीं होता है। जब आपको मिला कैसा लगा? देखो, पहले तो इस देश के लिए हमने काम किया है, उस काम का अगर अधिकारियों ने या उस भगवान ने हमारे को उस कार्य का फल दिया तो खुशी तो हर इंसान को होगी कि भाई मैंने देश के लिए काम किया था और उसको मेरे को धन्यवाद मात्र रूप में ये महावीर चक्र दिया और ये कहा कि बेटा तूने देश के लिए कुछ किया है, इसलिए तुझे सर्टिफिकेट देता है ये देश। हिंदुस्तान की धरती के अंदर तूने इस माँ की इज्जत बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक लगाई थी, इसलिए आपको भारत सरकार महावीर चक्र से नवाज रही है। इसलिए आपको खूब खुशी होगी कि भाई आप देश के लिए काम किया और देश ने आपके लिए महावीर चक्र दिया। दिगेंद्र जी, यहाँ एक बात है कि पूरा देश कारगिल विजय दिवस के रूप में जो मनाया जाता है 26 जुलाई को, जी हर आदमी को फक्र है कि हमारी सेना ने वो युद्ध जीता। जी, उस समय आप उस युद्ध के पूरी तरह से चश्मदीद हैं। लड़ाई लड़ी आपने, आपके जो टुकड़ी थी उसने उस पूरे जो एक ऑपरेशन था उसमें हिस्सा लिया। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि वो जो एक उस समय का जो एक नज़ारा था, जिस वक्त आपने वहाँ पे दुर्गम पहाड़ियों पे और विषम परिस्थितियों में लड़ाई लड़ी, किस तरह के हालात थे वहाँ? देखो, जब युद्ध होता है, एक लड़ाई होती है, एक पारिवारिक लड़ाई होती है, उसमें भी जो आस पड़ोस का माहौल इतना खराब हो जाता है कि उसमें देखने वाले भी आदमी परेशान हो जाते हैं। तो वो तो एक देश की लड़ाई थी, यानी दो देशों की लड़ाई थी। उस देश से जिसने बार बार हमारे देश से छेड़खानी करी है, वैसे तो हम नहीं कह सकते कि वो दूसरा देश है, लेकिन हम कह सकते हैं कि वो हमारे से अलग टुकड़ा हो गया था। तो हमारा ही देश का टुकड़ा वो, लेकिन वो बार बार हमारे से छेड़खानी करता है और उसका नतीजा ये होता है कि वो बार बार मुँह की खानी पड़ती है उसको। कारण उसका यही है कि वो मतलब गलत बात और गलत रहस्य और गलत समय पर और अपने देश से छेड़खानी करता है और उसका हिंदुस्तान का हर सिपाही मुंह तोड़ के जवाब देता है। जैसे 48 और 62, 71 और 99 कारगिल युद्ध के अंदर उन्होंने सोचा कि कारगिल एक ऐसी भूमि है जहाँ 18,000 फीट से ऊपर जगह बढ़ती है और -30 डिग्री 60 डिग्री तापमान खूब होता है वहाँ। तो यहाँ पर हिंदुस्तानी सैनिक कैसे लड़ेंगे और हम पहले से कब्जा कर लेंगे। क्योंकि शिमला समझौता वहाँ हुआ था, मैं तो इतना गहराई से जानता नहीं, लेकिन शिमला समझौता के अंदर रहता था कि भाई ये दोनों सेनाएं ऊंची ऊंची चोटियों से नीचे उतर जाएगी और उतरने के बावजूद वहाँ पर वो पीछे से आकर के ने अपने अड्डे जमा लिए अपनी भूमि के अंदर और उन अड्डे जमा कर जैसे हमारे सैनिक गए, अनमोल काली और उसकी टीम और ये अमित हमारे जयपुर के अमित भारद्वाज वगैरह ये टीम गई तो उनको नियत पे वार करके उनके अंग भंग करके काट दिया। तो हिंदुस्तानी सैनिक को गुस्सा आना तो लाजमी था। दिगेंद्र जी, आपकी जो टीम थी वो कब से ज्वाइन की इस ऑपरेशन को? हमने 1 जून को, हम पहले दूसरी सेक्टर में तैनात थे, हम 1 जून को हमारी बटालियन 2 राजपूताना राइफल्स को एट माउंटेन ड्यू के अंदर शामिल किया गया और वहाँ का डिवीजन कमांडर था जो मेजर जनरल महेंद्रपुरी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की फर्स्ट विक्टोरिया क्रॉस बटालियन है 2 राजपूताना राइफल्स और इसके अंदर बहादुर सैनिक होते हैं इस बटालियन के अंदर, तो उस बटालियन को दिया जाए तोलोलिंग टॉप का। तोलोलिंग वो पहाड़ी से जिसने हमारी हिंदुस्तानी सेना की 3 बटालियनों ने हमला किया था, लेकिन उनके बहुत से सैनिक हताहत हो गए थे, यानी शहीद हो गए थे और उनको कामयाबी नहीं हाथ लगी थी। उसके बाद हमारी यूनिट को 2 राजपूताना राइफल्स को उसका नेतृत्व दिया गया और हमारे बटालियन कमांडर कर्नल M.V. रविंद्रनाथ वीर चक्रा, जो उन्होंने हमारे को तोलोलिंग का टास्क दिया गया कि भाई तोलोलिंग को हमने कब्जा में करना है किसी भी सूरत पर। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी हमारा सैनिक सम्मेलन लिया गुमरी नाम की जगह है दराज सेक्टर के पास में। उस गुमरी में बोला कि वो बहादुर कौम के बहादुर सैनिकों, बोलो मुझे तोलोलिंग चाहिए कि तोलोलिंग पे तिरंगा फहरना चाहिए। अभी तक हिंदुस्तान में कोई कामयाबी नहीं मिली है और मैं 2 राजरेफ के सिर देखना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की पहली कामयाबी 2 राजरेफ ले और वो टास्क हमारे को दिया गया। हम बहुत खुश थे कि आज इस भारत माँ के काम तो आ सकेंगे हम, और हमने 1 तारीख से रेकी करना शुरू कर दिया और तोलोलिंग के चारों तरफ रेकी की। हमने हेलीकॉप्टर से भी करी, वैसे भी ज़्यादा करी, खूब रेकी करी। रेकी करने के बाद में ये पता चला कि वहाँ पाकिस्तान की 5 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री
कि एक कंपनी डिप्लॉयड है और उस कंपनी का कंपनी कमांडर है मेजर अनवर खान, जो पाकिस्तान आर्मी का था। वहाँ कोई घुसपैठी नहीं थे कि भाई घुसपैठी, वहाँ पाकिस्तानी आर्मी थी पेवर, और वो वहाँ मोर्चा संभाल रखा था तोलोलिंग पे। और उसके बाद में जैसे हम 12 जून की रात को हमारी बटालियन को आदेश मिला कि भाई 2 राजपूताना राइफल्स अटैक करेगी, तो उस अटैक के अंदर हमारी चैंपियन कंपनी चार्ली कंपनी थी, उसको सबसे पहले अटैक, उसके बाद में डेल्टा कंपनी को, फिर अल्फा कंपनी, फिर हमारी ब्रो कंपनी। और उसी के दौरान हमारी एक कोबरा टीम थी, जो जिसको घातक भी कहते हैं, कोबरा टीम थी। कोबरा टीम का नेतृत्व मैं और मेरे साथी कर रहे थे हम, जो हमारे को सबसे पहले टास्क दिया गया था अगर भाई आप इसके ऊपर इस प्रकार से हमला करोगे। वो उसी प्रकार से हमारे कमांडर ने जैसे टास्क दिया, उसी प्रकार से हमने उस पर हमला शुरू किया। दिगेंद्र जी, आपकी जो टीम थी कोबरा टीम, इसमें कितने लोग थे? हम 10 आदमी थे उसमें। एक सेक्शन होती थी उसमें, उसको कोबरा टीम भी कहते हैं, सेक्शन भी कह सकते हैं। हमें आपको बताना चाहेंगे कि 15 मई से कारगिल युद्ध शुरू हुआ था। इससे पहले घुसपैठ का पता चल गया था और विधिवत रूप से जिस तरह से एक घोषणा की जाती है कि युद्ध शुरू है, 15 मई से ये युद्ध शुरू हुआ था और इनकी टीम ने 1 जून को उसे ज्वाइन किया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 15 दिन तक हमारी टीम, हमारी जो एक सेना थी, वो किस तरह से आगे बढ़ती जा रही थी। आपने बताया कि वहाँ पे पूरी तरह से डिप्लॉय की हुई थी आर्मी को, पाकिस्तान की एक टुकड़ी थी, मेजर अनवर खान उसका नेतृत्व कर रहे थे। किस तरह से आप लोगों ने उसका मुकाबला किया? हमारे को वहाँ का आदेश मिला कि भाई इसके ऊपर वो पाकिस्तानी सेना है, तो जैसे सेना है तो लड़ने का हुनर, हम कमांडो ट्रेनिंग, सभी जो हमारे देश को ट्रेनिंग हर जवान को दी जाती, वो भी मुझे दी थी। उसमें क्या हो सकता है, मैंने रुचि थोड़ी अलग से रखी होगी, मैंने कई कोर्स किए थे, तो उसमें यह दुश्मन को मारने का तरीका अच्छी तरह सिखाया था। और मेरे बचपन से भी एक जुनून था कि मेरे पापा 1948 में पाकिस्तान की लड़ाई के अंदर उनका भी 5 गोलियां लगी थी, तो गोली लगी तो एक जुनून था मेरे दिल के अंदर। और खुशी इस बात की थी कि हम तीनों भाई वहाँ साथ में थे, अगर हम 3 भाई एक साथ युद्ध कर रहे हैं, इसे सबसे बड़ी खुशी की बात। तो एक ही जुनून था कि हम वॉलंटियर होकर के उस पर अटैक मारे। और जैसे ही मैंने, मेरे 10 आदमी थे, मेरे साथ में मेजर विवेक गुप्ता थे जो शहीद हो गए थे, उनको मरणोपरांत उनको महावीर चक्र मिला था। और सुबेदार भवरलाल भाकर था जो नागौर थेबड़ी के रहने वाले थे, उनको मरणोपरांत वीर चक्र मिला था। और सुमेर सिंह राठौर थे जो खारा दूध आगे थे, उनको सेना मेडल मिला था मरणोपरांत। ये जो मेरे साथी थे, और यूपी हरियाणा ये काफ़ी 10 आदमी थे हम, तो 10 वो कमांडो थे हमारे बटालियन के जो टॉप पर थे हम। तो हमारा सीओ ये बोला मुझे नहीं पता, और चीफ ने भी यही कहा था कि तिरंगा जरूर फहरना चाहिए 2 राजरीफ इस तोलोलिंग के ऊपर। तो मुझको हमने ये वादा किया था कि ये तिरंगा जरूर फहराएंगे, या हम रहो या ना रहो, लेकिन तिरंगा जरूर फहरेगा। और वो हमने वो काम करके दिखाया और उस पर लड़ाई लड़ी हमने। और लड़ाई वो इस प्रकार से लड़ाई लड़ी कि जैसे हम ऊपर गए तो दुश्मन का पता चला कि उनकी एक कंपनी डिप्लॉयड है पूरी। तो उस जगह पर मैंने अपने साथियों ये कहा कि दोस्तों पहले बंकर को मैं बर्बाद कर दूंगा, चाहे मैं खुद बर्बाद हो जाऊँ, और दूसरा बंकर फलाना दिगड़ा, ऐसे हम सब डिटेल हो गए। हमारी चार्ली कंपनी हमारे साथ में लगी हुई थी। दिगेंद्र जी, रोकना चाहूंगा आपको कि जैसे कह रहे कि तो हाँ कि जिस तरह से बंकर्स बने हुए थे पहले से वहाँ, हाँ बंकर उन्होंने बना रखे थे, मतलब पाकिस्तानियों ने बंकर बना रखे थे उस जगह। तो ये घुसपैठ नहीं थी, पहले से काफी लंबे समय से इनकी प्लानिंग चल रही थी। हाँ वो तो मैं तो क्या कह सकता हूँ प्लानिंग के बारे में, तो वो भगवान ही जाने। अब मैं तो एक छोटा सिपाही हूँ, क्योंकि बंकर्स बनाने में इसमें काफी वक्त लगता है। हाँ, तो ये माना जा सकता है कि एलिपेड भी था वहाँ पर, एलिपेड ही बना रखा था। वो नाले नाले जो ऊंची ऊंची चोटी है ना, उन चोटियों के नीचे जो हेलीकॉप्टर से आवे और वहाँ सामान की डिप्लॉय कर दे पल्ली साइड से, तो अपनी साइड में दिखाई नहीं देता। मैं तो आइडिया यही बता सकता हूँ, और तो क्या। जी जी। तो बंकर्स और इस तरह से जितने वहाँ पे सैनिक भी थे उनके तो उनके किस तरह से सैनिक, बंकर और अन्वेषण हथियार इतना था कि वो उसकी संख्या का मुझे तो याद ही नहीं है। वहाँ बताते, मैं जख्मी होने के बाद वापस आया तो उन्होंने बताया कि 3 ट्रक बड़े LP इतना हथियार अन्वेषण पकड़ा था तोलोलिंग पर। उन्होंने कई मिसाइल भी रख रखी थी वहाँ, जो अजय आहूजा नचिकेता के 2 फाइटर गिराए थे और 2 हेलीकॉप्टर गिराए थे, वही तोलोलिंग पहाड़ी के जिक्र है। आज तो पूरा देश, पूरा वर्ल्ड जानता है तोलोलिंग कौन है, लेकिन उस समय पर हम नाम भी लेने में कठिनाई महसूस होती थी कि तोलोलिंग ऐसे करते थे। तो उस जगह पर उस पहाड़ी को उन्होंने पूरी तरह अपने कब्जे में करे। और उस पहाड़ी का मकसद क्या था उनका, वो तो बाद में पता चला, क्योंकि उसके 26 जुलाई को उसके नीचे ही विजय दिवस मनाया जाएगा। अब जो 26 जुलाई को हम विजय दिवस मनाते हैं ना, उस तोलोलिंग के बिल्कुल नीचे मनाया जाता है।
वहाँ नेशनल हाईवे अल्फा नंबर 1 है। आज वहाँ मेरे साथी जो शहीद हुए थे उनकी 26 जुलाई को उसी जगह पर उनको सलूट और सम्मान दिया जाता है। हर साल विजय दिवस वहीं मनाया जाता है। वो तोलोलिंग पहाड़ी जो वहाँ से डायरेक्ट फायर करते सकते हैं, उनका मकसद था कि यहाँ से इस जो जिला को बंद कर दिया जाए तो हिंदुस्तानी सेना कई लाखों की संख्या में वो जो ऊपर है ना उसका लिंकअप टूट जाएगा और ये दूसरा रास्ता है, इस रास्ते से इतना सप्लाई नहीं हो सकता। और इस वजह से उनका मकसद तोलोलिंग पर सबसे ज़्यादा अहमियत था। तो तोलोलिंग पहाड़ी जो है उस पर कितनी तारीख को आप लोग पहुंचे वहाँ पे? हम 1 तारीख को ऑपरेशन शुरू किया आपने? ऑपरेशन 1 तारीख से हमने शुरू कर दिया था। जो दूसरी बटालियन थे उनसे हैंडओवर करना हो रहा है कि भाई तुमने अटैक मारा था तो हमारे को वो रास्ता बता दो। और वो मेन पॉइंट उन्होंने बता दिया था हमारे को कि भाई हमने ऐसे अटैक मारा था, यहाँ तक हम अटैक मारा, उसके बाद हमारे सैनिक शहीद हो गए। अब टू राजरीफ को टास्क दिया जाता तो टू राजरीफ अटैक मारेंगे जी। और फिर हमने टू राजरीफ हमने रेकी करी, 5-7 खूब फायरिंग लड़ाई चलती रही हमारी। मुठभेड़ तो छोटी मोटी होती रही, लेकिन मेन अटैक हमने 12 जून की रात को मारा था। और 12 जून की रात को जैसे अटैक मारा तो जो मेरे साथी थे वो अरविंद और हम और हमारी बटालियन पूरी इकट्ठा होकर उस पर हमला किया। दिगेंद्र जी देखिए, वैसे तो युद्ध में एक बड़ा खौफनाक मंजर होता है, हर किसी को जो फेस करते हैं वो बहादुरी होते हैं। निश्चित रूप से लोगों का इतना भी, अगर एक युद्ध लड़ने की तो बहुत बड़ी बात है, देखना भी बहुत मुश्किल होता है, हर कोई इसको घटना को देख भी नहीं सकता। दर्शक निश्चित रूप से वक्त है विजय दिवस का, पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपका जो ऑपरेशन था तोलोलिंग पहाड़ी वाला, उसमें सफलता की कहानी किस तरह से आप लोगों ने वहाँ पे तिरंगा फहराया? वो इसी तरीके से कहा कि जैसे रात को हमने अटैक करा, हमारी मिसाइल और बी फोर्स गन हमारे सपोर्टिंग फायर देती रही लगातार। और जैसे सपोर्टिंग हम दुश्मन के नज़दीक पहुंचे, हम 10 कमांडो थे तो हम नज़दीक पहुंचे तो मैं फर्स्ट बैंकर के अंदर उड़ाने की मैंने कसम खाई थी, मैं फर्स्ट बैंकर को उड़ाऊंगा। तो मेरे पास में 18 हैंड ग्रेनेड थे, 350 गोली AK-47 की थी, AK-47 थी, और एक कमांडो डाइगर जो साइनाइड में डबा हुआ था, और एक मेरी रिवॉल्वर जो पिस्टल थी वो, और ये हथियार लेकर के हम ऊपर चल रहे थे उस टाइम। तो ये देख अभी दिगंबर जी बता रहे हैं कि किस तरह से इनका ऑपरेशन तोलोलिंग के लिए शुरू हुआ। पूरी बात इनकी जुबानी जो इन्होंने युद्ध के दौरान वहाँ पे आंखों से देखा, युद्ध लड़ा, उसकी पूरी जो बात है, कहानी है, उनकी जुबानी सुनेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात, और हमारे साथ हैं कारगिल के हीरो जिनको महावीर चक्र से देश ने नवाजा, दिगेंद्र सिंह जी। दिगेंद्र जी, अभी आप बता रहे थे कि तोलोलिंग की जो पहाड़ी उसका ऑपरेशन शुरू किया और आपके पास में जिस तरह से वेपन्स थे, दर्शक जानना चाहते हैं कि ये ऑपरेशन किस तरह से सफलता की ओर बढ़ा। जैसे 12 जून की रात को हमने पूरी रेकी करने के बाद में ये पता किया कि तोलोलिंग पहाड़ी इस प्रकार से है, और उसके ऊपर दुश्मन ने यहाँ कब्जा किया हुआ पूरा तोलोलिंग टॉप के ऊपर। तो हम यहाँ से पीछे से चढ़े थे, और हमारी कंपनी थी 2 सामने से, वो अटैक में शामिल थी। उस कंपनी के ही एक हिस्से का छोटे से टुकड़े में हम कोबरा टीम के नाम से, मैं, मेरा कंपनी कमांडर मेजर विवेक गुप्ता, सुबदार भावलाल, ये हम सभी साथी यहाँ थे। जो कमांडो ट्रेनिंग लिए हुए थे वो जो बटालियन के जो खास ही मतलब तगड़े नुमाइंदे थे, वो हमारे चुन करके हमारे को 10 आदमी को यहाँ इस भेजा। बाकी पूरी कंपनी सभी बहादुर थे, ये नहीं कि भाई कोई कमज़ोर था, हमारी बटालियन में सभी बहादुर हैं। मैं महावीर चक्र हूँ, जिसको नहीं मिला वो भी, आज जिसको नहीं मिला वो भी महावीर चक्र से कम नहीं है। मेरे को ये खुशी है कि मेरी बटालियन का कोई बंदा गोली लगने के बाद में ये नहीं कहा कि मुझे गोली लगी, अरे मैं मुझे बचा लो, नहीं, उन्होंने ये शहीद भी होगा, लेकिन ये बोला आए पाकिस्तानियों जितनी गोली मारनी थी मार ले, अगले जन्म में फिर मिलेंगे तेरे से। वो शहीद होते गए, यही बात कहते गए। और हमने 10 आदमी ने इधर ऊपर चढ़ना शुरू किया, वो पाकि कंपनी पीछे जा रही थी। तो इसी प्रकार से क्या हुआ कि जैसे फर्स्ट बैंकर के अंदर नज़दीक में पूछा तो दुश्मन की UMG लगी हुई थी, वो फायर नहीं कर रहा था दुश्मन, क्योंकि हम सीक्रेट मिशन से गए, नज़दीक गए थे। तो जैसे दुश्मन के इलाके में पूछे बिल्कुल नज़दीक, और उस टाइम पे अपनी जो गन फायर करी थी उसको हमने कह दिया कि भाई थोड़ी हाइट पकड़ ले, उसको ऊपर से फायर शुरू करा, फायर के नीचे से घुस गया। और जैसे ही दुश्मन के नज़दीक घुसे और दुश्मन की बैरल ऐसे मेरे हाथ में आ गई UMG की, उसने जैसे मैंने अपना खींचा उसने फायर कर दिया। पहली गोली यहाँ लगी और 3 गोली ये मेरे सीने में लगी इस जगह, और 2 गोली AK-47 में ऐसी। इस प्रकार से वो छूट गई। मैंने सोचा वो मालिक आज तो एक भी दुश्मन नहीं मारा,
और अपना हैंड ग्रेनेड निकाला, उसकी पिन ली और उस बैंकर के अंदर दाखिल कर दिया। और जैसे ही बैंकर के अंदर दाखिल किया, अंदर से बड़ाम देसी आवाज़ आई। आवाज़ आते ऐसे महसूस हुआ कि जैसे मतलब भाई अंदर आवाज़ आई, या अल्लाहू अकबर, काफर काटे काफर काटे। तो मैंने यही सोचा कि वो पक्का दुश्मन मर रहा है। और जो मेरे 9 साथी थे इस साइड में, उनके 30 आदमी थे, उन्होंने ऐसे ही आवाज़ करते हुए तो अलाट में पीछे बैठे हुए थे, उन्होंने बोला या अली। अपने वालों ने बोला राम बाजा राजा रामचंद्र की जय, बोल बजरंग बली की जय। और फायर शुरू हो गया। और फायर शुरू होते ही मतलब मेरे साथियों को गोली लगना शुरू हो गई। मेरे साथियों ने उनको मारना शुरू कर दिया। मेरे पास में AK-47 छूट गई, इसलिए मैं खड़ा नहीं हो सका। और मैं दुश्मन की जो बैंकर था, बैंकर के नीचे क्रोट रेंज थी, क्रोट रेंज के अंदर मैं फंस गया। और दुश्मन की गोली ऐसे फायर कर रही और मैं ग्रेनेड निकालूं और इसको फर्स्ट एड करने के बाद मैं ग्रेनेड ऐसे लूबिंग करता रहा। ऐसे करके दुश्मन के 11 बैंकर उड़ा दिए मैंने। मुझे नहीं पता एक बैंकर में 2 मरे, एक 5 मरे, एक 10 मरे, लेकिन अंदर से एक ही आवाज़ सुनता आया, या अल्लाहू काफर ने मार दिया ऐसे बोल रहे थे वो। लेकिन वो जो मेरी गोली फायर हुई वो दुश्मन की पिस्टल में लगी तो पिस्टल छूट गई, खत्म हो गई। हाँ, अब उसने मेरे पे सीधी डाई मारी ऐसे, बोले या अली, और उसका सिर इधर, और उसने तो यहाँ सिर पकड़ा और मैंने उसका टेटवा पकड़े यहाँ से सीधा। और वो टेटवा पकड़ते उसका नीचे गुड़ता गुड़ता वो बोला, हिंदुस्तानी मुझे छोड़ दे। वो क्यों छोड़ दूँ, बरात में आ रहा, छोड़ दूँ मैं तुझे? वो तेरे को काफी दिन होगा छोड़ रहे, क्या हमने तो पकड़ा कब था हमको, तू खुद आया पकड़वाने के लिए। और उसका टेटवा पकड़ लिया मैंने। तो टेटवा पकड़ते वो मेरे से भरकम में शरीर भारी था, वो छुटाते ही थोड़ी दूर भागा। भागते ही उसने मैं क्या किया, अपना कमांडो टाइगर काट के और उसकी टांग पकड़ ली, भागता है पकड़ के नीचे और उसकी गर्दन काट ली। और गर्दन काट के कमांडो टाइगर को दूर फेंका। और उस मुंडी को ऐसे देख कर मैं बहुत देर होगी तुझे गाड़ी काटता है। और उसके बाद में ऊपर चढ़े और ऊपर चढ़ के तिरंगा झंडा निकाला और ऊपर घाल के राइफल के अंदर और भारत माता की जय बोलता हुआ ऊपर ऐसे तिरंगा झंडा गाड़ दिया। उस टाइम पर मुझे इतनी खुशी हुई कि शायद ही कोई मुझे चक्रवर्ती राजदेव पूरी पृथ्वी का इतनी खुशी नहीं थी जिस दिन मेरे को तोड़ने पर खुशी थी। निश्चित रूप से दिगंजर जी, देश की भक्ति और देश के जो एक मिशन होता है उसकी जीत होती है तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी खुशी हो। तो खुशी आपको नहीं, हाँ, पूरे देश को थी। यह एक सवाल है आपके कि मेजर अनवर खान की जब उसको मारा उसके बाद में पूरी तरह से फतेह थी टॉपलिंग? नहीं, उसके बाद जैसे हम ऊपर चढ़े उनका काउंटर अटैक आया तो मेरी पूरी कंपनी ऊपर चढ़ गई थी उस टाइम पर। तो उनका काउंटर अटैक आया, हमने पूरी कंपनी इसके बाद भी, हाँ उसके बाद में उनका काउंटर अटैक आया। 6-7 आदमी थे, उनको 6-7 को फिर हमने खत्म कर दिया। और उसके बाद में वो तिरंगा झंडा फहरा दिया। मेरा बटालियन कमांडर आकर के मेरे को कर्नल रविंद्रनाथ बोलता है, प्राउड माय सन, आज पूरे हिंदुस्तान की तरफ से हिंदुस्तान की पहली कामयाबी, तुझे मुबारक हो मेरे बच्चे, तुझे सलूट करता हूँ। और उस भूमि उस माँ को भी सलूट करता हूँ जिसने तेरा जैसा बेटा पैदा किया। और ये फतेह हुई 13 तारीख की बात है। 13 तारीख की पहली सुबह की किरण हिंदुस्तान की पहली कामयाबी का तिरंगा झंडा था। और उस स्थान किस्मत वाला हूँ, भाग्यशाली हूँ। आज 13 साल होगी मुझे कि मैं गर्व से कह सकता हूँ कि वो तिरंगा पहली जीत का इस हाथ में था मेरे में। मुझे इससे बड़ी और खुशी क्या मिल सकती है। हाँ, मेरे को दुख इस बात का है कि आज जो मेरे साथी है ना, जो 9 उस दिन शहीद हुए थे, उनको बच्चों को जब देखता हूँ, उनको महसूस करता हूँ या उनके बारे में सोचता हूँ तो और दिल को बड़ी ठेस पहुँचती है कि जो मेरे साथी चले गए और मैं आज यहाँ हूँ देश के अंदर। तो मैं उनके पूरे परिवार को भी इस मुलाकात के द्वारा संदेश देना चाहता हूँ कि उनके जो मेरे साथी शहीद हुए थे मेरी यूनिट के, उनको सभी के पूरे परिवार को, उन बच्चों को तहे दिल से आशीर्वाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। हम आपको यह बताना चाहेंगे कि कारगिल के युद्ध में कुल 596 जवान और अधिकारी शहीद हुए, जिन्होंने आज हम जिनकी बलिदान की वजह से आज हम सुरक्षित बैठे हुए हैं। और राजस्थान के भी रणबांकुरों ने इस लड़ाई में हिस्सा लिया और करीब 5 दर्जन जवान और अधिकारियों ने अपनी बलिदान की आहुति दी। दिगेंद्र जी, यहाँ सवाल एक है कि ये जो युद्ध चला लंबे समय तक चला, क्योंकि 13 जून उसके बाद में करीब जुलाई के आखिरी सप्ताह 26 को विजय दिवस मनाया गया। 24 से 25 तारीख तक 16 जुलाई तक मतलब विजय प्राप्त कर ली सभी ठिकानों पर। जी, उसके बाद में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी घोषणा की थी विजय दिवस के रूप में और सीज फायर का ऐलान कर दिया गया था। जी, आप बताएंगे कि वो जो घटना थी और उसके बाद में आज की जो स्थिति है, एक सैनिक जब देश के लिए लड़ाई लड़ता है तो वहाँ पे जब हालात होते हैं तो निश्चित रूप से एक इस तरह के होते हैं कि या तो सामने मौत होती है या फिर जो लक्ष्य नहीं, वो तो निश्चित है। अगर हम दुश्मन को नहीं मारेंगे तो दुश्मन हमारे को मार देगा। जी,
और वहाँ ये के भी मैं हालात कहना के चाहता हूँ कि मेरे सैनिक साथियों को ये कहना चाहता हूँ कि भाई मैंने अकेला लड़ाई नहीं लड़ी, वहाँ मेरे जितने भी साथी थे वो मेरे से तगड़ी लड़ाई लड़ी है। ये किस्मत है कि भाई मैंने, मेरे ऊपर वाली किस्मत है कि मैंने आज वो मेरे को ये महावीर चक्र दिया। मैं उनको सबको धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मेरी सिफारिश करी, जिन्होंने मेरे को दिया, दिलवाया। बाकी महावीर चक्र से तगड़ा काम मेरी बटालियन का हर सैनिक ने किया, और जब मेरी बटालियन के सैनिक कर सकता है तो शायद हिंदुस्तान की ऐसी कोई बटालियन नहीं जो अपने बटालियन और अपने माँ के लिए लड़ाई नहीं। दिगेंद्र जी, ये बताया कि आपने बताया कि परिवार के 3 सदस्य वहाँ मौजूद थे, आपके ब्रदर भी थे, दो छोटे भाई थे वो। हाँ, तो वो भी इसी ऑपरेशन में शामिल थे? हाँ, इसी ऑपरेशन में मेरे दोनों सगे भाई थे, वो जाट ग्रुप में थे, वो जाट बटालियन में थे, मैं राजपूताना राइफल्स में था। कितने? 3 भाई थे और मेरा रिलेटिव भी था वहाँ, 4-5 हमारे परिवार के थे। हम ज्यादातर हम 4 भाई फौजी थे, तो एक छोटा भाई था श्रीलंका में जख्मी होगा, और एक वहाँ कारगिल में होगा, एक मैं होगा, 3 तो हम गोलियों से बुरी तरह जख्मी है। ये एक सवाल मेरा, आपने बताया पूरी जो वहाँ के हालात थे और जो स्थिति थी आपने आंखों देखी, वो सारी अपनी जुबानी बताइए। जब युद्ध होता है उस समय घोषणाएं की गई, बहुत सारे लोग शहीद भी हुए, हमारे जवान अधिकारी। हाँ? आज की जो स्थिति है युद्ध के बाद में, उस समय बहुत सारी घोषणाएं की जाती हैं सरकारी स्तर पे भी, जब शहीद का सम्मान के साथ में गोल्ड मेडल आता है तो उसको करोड़ों, लेकिन वो कहाँ तक खरी हो पाती हैं कि जैसे आपको किसी चीज के लिए? तो हकीकत बताता हूँ कि जब मैं एक महावीर चक्कर हूँ और मुझे राजस्थान गवर्नमेंट एक तो 15,000 रुपये दिए थे, एक प्लॉट दिया था, और 50 बीघा असिंचित भूमि देने का प्रावधान था, वो तो आज तक मुझे मिली नहीं। और कारगिल पैकेज के अंदर जो मेरे साथी जो बैटल कैजुअल्टी थे, गोली लगे थे, उनको 32-32 लाख रुपए, 30-30 लाख रुपए दिए थे, वो मुझे भी तो, मेरे को भी नहीं दिए उन्होंने। पता नहीं मैं देश से क्या खुंदक है, क्या बात है, या अधिकारियों से कोई खुंदक है मेरे को, क्या मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, या देश के लिए मैंने अच्छा काम नहीं किया, क्या? तो मुझे आपने कभी चर्चा की इस स्तर पे आपके सेना के अधिकारियों से? जितने अधिकारी थे उनको सबके पास, उनके हर के दरवाजे खटखटा के परेशान होगा। आखिरी में यही कहा कि यार अपना मोटो वीर भोग्या वसुंधरा है, किस धरती पे वीर ही किसी चीज का भोग विलास कर सकता है। कायर तो सुबह मरता है, शाम मरता है, पल पल में मरता है, वीर तो एक ही दिन मरेगा। और हम वीरों की श्रेणी में, हमारे बुजुर्गों ने मेरे को वीर की उपाधि दी है, महावीर की उपाधि दी है, तो उपाधि को बरकरार रखेंगे, धन दौलत दो या मत दो। मैं ये नहीं कहता, चलो कोई बात नहीं, वो किसी और, ये बात हुई दिगेंद्र जी आपकी, लेकिन बहुत सारे जवान हैं जिनके परिवार हैं जो शहीद हैं, उनके परिवार वालों से कभी चर्चा हुई आपकी? मेरी बहुत हुई। उनके कई परिवार ऐसे भी हैं जो बिल्कुल रोड पा गए, और जिनके बच्चे बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और उनको कुछ एक पेंशन के रूप में कुछ थोड़ा बहुत मिलता है, जिसे वो भी गुजारा, मुश्किल से गुजारा चलाते हैं। लेकिन वेलफेयर के लिए आपके लिए बनी हुई है कि जैसे सैनिकों के वेलफेयर की सोसाइटी भी बनी हुई है? मैं कैसे मान लूं? जब महावीर चक्र विजेता को आज तक बेटर वो डिसेबिलिटी है, जब मैं 80% डिसेबल्ड सोल्जर हूँ, तो मेरे को 80% डिसेबिलिटी की वो पेंशन बोर्ड के लिए तो मैंने कोर्ट केस जीता है, और उसके बाद अभी थोड़ी थोड़ी मिलना शुरू हुई है। कारगिल पेज के नाम से 1 रुपया भी नहीं दिया अभी तक। 1 रुपया कैसा होता है? और जब उस टाइम पे ऐसे घोषणा हो रही थी कि 3200 करोड़ रुपए जमा हुए, लेकिन वो 3200 करोड़ रुपए बैटल कैजुअल्टी 1500 जवान हुए थे, उनमें से कितने को दिए? शायद कोई 150, 200, 1500 में 200-300 आदमी को दे दिया। बाकी तो ऐसे जवान हैं जिनको गोली भी खा ली और वो नौकरी भी कर रहे हैं, वो दुखी भी है बेचारे, और उनको अगर घर जाता है तो उसको कारगिल पैकेज नहीं मिलेगा। अगर नौकरी करता है और पूरी करता है तो पूरी करने के बाद में जाएगा तो भी नहीं मिलेगा, और वो अनफिट है, वो वहां रगड़ा खाता रहे, जैसे कोल्लू के बैल होता ना वैसे घूमता रहेगा वो, और उसकी दुर्दशा है। ये जो कानून बना रखी है, पता नहीं किसने बनाई है, कैसे सोच के बनाई है, ये मेरे समझ से बाहर है। और जब मेरे जैसे आदमी को आज तक कारगिल पैकेज का एक बोरा नहीं दिया, 1 रुपया तक नहीं दिया, मैं किसके पास रहूं? बताओ, मैं किसके पास कहूं कि भाई मुझे कारगिल पैकेज दो? मैं मेरे जितने बड़े बड़े अधिकारी थे वहां तक दे दिया, ऊपर तक लेटर लिख दिया, सबके पास जा लिया। बोले यार आप तो बोलो महावीर चक्र मिलेगा ना आपको। हमको महावीर चक्र है, लेकिन उसको देख के चाटू क्या भाई? ये क्रिकेट के खिलाड़ी 6 छक्के मारता तो 1 करोड़ मिलते, और हम 6 उग्रवादी मारे तो हमारे कमांडर सिर्फ शाबाशी दी, हमारे को कुछ नहीं मिला है। कॉमनवेल्थ गेम के अंदर हमारी एक राजस्थान की लड़की थी, बहुत बहादुरी का काम किया, मैं सलूट करता हूँ उसको, कृष्णा पुनिया को। वो उसको मतलब कई 2-3 करोड़ रुपए दिए, मैं भी तो राजस्थान का ही था। उस बच्चे को 2 करोड़ की बजाय 4 देने चाहिए, लेकिन मैं तो महावीर चक्र था, वो तो अभी भी गोल्ड मेडल आके, मेरी तो दुआ है कि वो बच्ची ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाएगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाओगी तो उसको
10 करोड़ मिलनी चाहिए। लेकिन एक राजस्थान का बेटा अगर किसी युद्ध का रुख बदली कर देता है और उसको भारत सरकार का राष्ट्रपति खुद उसको कहता है कि बेटा तुझे प्राउड है तेरे पे कि तूने देश की इज्जत बचाई है, तुझे महावीर चक्र से नवाजा जाता है, तुझे वीर चक्र से परमवीर चक्र से नवाजा जाता है। दिगेंद्र जी ये बताएं कि कमी कहाँ है इसमें, कहाँ लग रही है कमी आपको? क्यों जो नियम है उनको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, जो आपको जैसे आप बता रहे हैं कि जिस चीज के लिए मैं डिजर्व करता था, जो आपको बेनिफिट्स मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पा रहे हैं, तो कमी कहाँ है? इस कमी का तो अगर मैं खुद ही तो उस कलम की जगह हूं, अगर मैं खुद तो अगर उस जगह पर हूं तो वो कमी दूर कर सकता हूं। अब मैं खुद तो हूं नहीं उस जगह पर, तो मैं कमी दूर कैसे कर सकता हूं? और दूसरा को पता ही नहीं, जो डिफेंस में वो आदमी बैठा है जिसने राइफल की शक्ल नहीं देखी, जिसने फौज की तनख्वाह वो बनाता है, जिसने फौज के अंदर फील्ड और एल्टीट्यूड में नौकरी करके नहीं देखी, वो बोलता है कि फौजी की इतनी तनख्वाह होनी चाहिए। तनख्वाह को तो फौजी कोई और ही बनाता है, फौज का सदस्य तो उस बोर्ड में बैठता ही नहीं है। अभी भी हमारे अंदर भी भ्रांति किया हुआ है। अब जैसे पहले शुरू के अंदर हमारे को मंथली अलाउंस सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता था, भाई महावीर चक्र को 1200 रुपये, परमवीर चक्र को 1500 रुपये, फिर डबल किए, परमवीर चक्र को 3000 रुपये, महावीर चक्र को 2400 रुपये। अब परमवीर चक्र को 10,000 रुपये और महावीर चक्र को 5,000 रुपये। अब इतना फर्क घेर दिया थोड़े दिन में, उसका कि मतलब ये फर्क घेरते घेरते पूरा घेर देंगे। अभी एक बार मैं कैंटीन में गया, शेडी कैंटीन, 3 दिन पहले की बात है, तो वहाँ फ्रिज लेने गया तो बोले आप फ्रिज नहीं मिलेगा। वो साहब क्यों? हमने तो गोली खाई है, हमारे को साहब फ्रिज क्यों नहीं मिला? बोले नहीं बजट नहीं है। और साहब मैं तो पैसा दे रहा हूँ, फ्री में ले रहा हूँ। बोले नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोलती है बजट नहीं है यहाँ। और वहाँ 3-3 महीने से फौजी बेचारे चक्र काट रहे। 2 महीने ही छुट्टी आया तो 2 महीना तो लगातार ही वो एक मोटरसाइकिल के चक्कर में वो चक्कर काटता है। तो दिगेंद्र जी मुझे यहाँ ध्यान आ रहा है कि अभी हाल ही में फिल्म रिलीज हुई थी पान सिंह तोमर। जी हाँ। तो हालात उस तरह उस जैसे देखने को मिल रहे हैं। वो तो मेरे परिवार के साथ हो रहे हैं। आज हम 4 भाई फौज के, 3 ने गोली खाई है, मेरे पापा ने गोली खाई है और हमारे साथ चीटिंग हो रही है। मैं पुलिस अधिकारियों के पास गया कि साहब मेरे भाई के साथ मारपीट किया, उसको जेल में बंद कर दिया। जेल में बंद करा तो वहाँ जेल में उसकी पिटाई कर दी नहीं। मैं किसी की जो आईजी अधिकारी के स्तर पर गया, उन्होंने मतलब कुछ नहीं बोले, आप ही खुद ही गुंडागिर्दी करते हो। और मैं कहा हम तो देश के साथ में, पाकिस्तानी के साथ में गुंडागिर्दी करी जब तो आपने मेडल दिया था, और आज यहाँ गुंडागिर्दी किसके साथ करें? यहाँ तो हमारे भाई हैं सारे, कोई दुश्मन तो है ही नहीं, लेकिन वहाँ कोई नहीं सुनाई नहीं करता कोई। अब क्या कर सकते हैं हम बताओ? ये हालत हमारे साथ हो रही है। पान सिंह तंवर के साथ हुए थे ना, वो इतना अच्छा खिलाड़ी था जिसने देश और दुनिया में नाम कमाया था। वो अनपढ़ भोला आदमी था, लेकिन उसका परिवार ने उसके खुद के खेत के अंदर, जब मैंने वो फिल्म देखी तो ये हुआ कि उसकी हकीकत है, स्टोरी बनती है उसमें। तो हालात ऐसे ही नजर आ रहे हैं अभी। ऐसे हर तकरीबन हमारे हर एक फौजियों के साथ में ऐसी घटना होती है। फौजी अधिकारी के पास जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, अबे फौजी तुझे ज्ञान नहीं है, बोलो तुझे बोलना ही नहीं आता, बोलो। दिगेंद्र जी आपने पूरा बताया वाकया युद्ध का भी, और जो सैनिकों के साथ में स्थिति है, आपके खुद की भी अपने हालात बताए कि किस तरह की समस्या से आप जूझ रहे हैं। जी हाँ। समय बहुत कम है, समय सीमा का ध्यान में रखते हुए आपसे बातचीत और भी हो सकती थी, बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन समय सीमा को ध्यान में रखते हुए हम देंगे एक मुलाकात को यहीं पे विराम। दिगेंद्र जी आप हमारे साथ में स्टूडियो पधारे, आपने पूरे, क्योंकि आज देश कारगिल विजय दिवस मना रहा है और निश्चित रूप से पूरे देश को खुशी है। मुझे खुशी है कि कारगिल विजय दिवस की पूरे देशवासियों को मेरे तहे दिल से सलूट करता हूं और जय हिंद बोलता हूं कि पूरे हिंदुस्तान की जो जीव जंतु है ना, सबको विजय दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हमारे स्टूडियो पधारे, उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपका, और आप दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार।